सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में करोड़ों कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां लोगों के साथ चीटिंग कर कर गुमनाम हो गई। किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी राजनेता उनके फेवर में काम करने के लिए नहीं आया, जबकि नियामकों ने उनकी परिसंपत्तियां अपने अंडर में करने के बावजूद उनके भुगतान करने का कोई सुध नहीं लिया। किस व्यक्ति ने किस हालात में किस जरूरत के लिए अपने पैसा जमा कराया होगा, इसके बारे में कभी किसी ने सोचने का जहमत नहीं उठाया। मैं तो सारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उसके आकार को देखकर या उसकी जड़ों को देखकर सारा इंडिया परिवार के बारे में तमाम ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे काम को करते आए हैं जिससे कई सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि सहारा का भुगतान निश्चित रूप से होगा, पाई पाई का होगा। और मुझे याद है जब हम लोग कोटा राजस्थान आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी से, बिरला जी से जब मुलाकात के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप चिंता न करें, आपके भुगतान को लेकर कई सारी प्लानिंग चल रहा है, उसको जल्दी आपके साथ सामने लाया जाएगा। और पोर्टल के रूप में वो समाधान हम सबके सामने आया था। भले ही अपेक्षित परिणाम उसके साथ न मिले हों, लेकिन समाधान तो निश्चित रूप से समाधान है, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आज तक सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया था। हमेशा उसकी संपत्तियों को हड़पने के लिए या अपने अंडर में कर लेने के बाद उसको बढ़ा देने जैसा काम हमेशा से होता रहा। लेकिन सहारा के नाम पर या सहारा के लिए एक अलग लीग से हटकर इन सारी चीजों को बनाया गया, और इसके लिए आपके हक के लिए आवाज बनकर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सुदामा प्रसाद जी हों, चाहे वो अन्य विधायक हों, चाहे वो सांसद, कई सांसद हैं ऐसे, उनके माध्यम से आपकी आवाज बनी। आज आज इसी प्रकार का एक आवाज उठाया है एक सांसद जी ने, अभय प्रताप सिंह जी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि आम निवेशकों ने अपनी जरूरतों के लिए, अपने दवाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए किस प्रकार से किस लिए उन्होंने पैसे जमा किया था, और आज वो उस पैसे को लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस आवाज को एक बार आपको भी सुनना चाहिए। मुझे उनकी ये जो भी कुछ कहा गया है कि कम से कम 40 लाख रुपए तक का भुगतान की व्यवस्था करने का एक उपाय जरूर सोचना चाहिए, जिससे कि आम जन को अपनी जीवन को चलाने के लिए कुछ एक मदद मिल सके। तो 40 लाख रुपए तक का उन्होंने डिमांड किया है। बाकी करोड़ों रुपए जिन लोगों का जमा है उसको अलग परले में रखकर कम से कम 40-50 लाख रुपए तक का भुगतान की व्यवस्था का उन्होंने बात कहा है, और बिल्कुल एकदम मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। प्लीज एक बार मेरा आग्रह है आपसे, आप इसको जरूर देखिए। उन्होंने अपनी संवेदनाओं को किस प्रकार से अपने शब्दों में लिखा है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है, और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, वो जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए।
और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई और आज वो आर्थिक संकट से जो गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए बड़े पूंजीपति बड़े व्यवसायियों का जमा है वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटीज पर जो अविश्वास हुआ है, उसका अविश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूँगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए लोगों के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है। मैं आदरणीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं की बातों को रखा, लेकिन उन्होंने एक बात, एक पक्ष को जरूर इसमें छोड़ दिया है, वो है लाखों कार्यकर्ताओं के बेरोजगार होने का मुद्दा। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, अगर कोई साथी मेरा ये वीडियो उनके पास तक पहुंचाए तो निश्चित रूप से मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि आप सहारा परिवार के कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर 12 लाख 14 लाख लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनके परिवारों का हित देखकर जरूर ये आवाज उठाएं कि इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, 12-14 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती है, उनके ऊपर जो डिपेंड लोग होते हैं उनकी भी संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो 50-60 लाख लोग प्रभावित हैं, जो आज 2 जून की रोटी एकत्रित करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो कृपया इन सबकी भी आवाज कोई उठाए, बने तो निश्चित रूप से इनका भी समाधान हो। भुगतान तो सहारा परिवार की तरफ से भी हो सकता है, इन समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से भी हो सकता है, लेकिन उनकी आवाज नहीं कोई बन पा रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत उनको महसूस हो रहा है। हमारे वरिष्ठ तो अपना अपना बोरिया बस्तर समेट कर इधर उधर निकल लिए हैं, मगर कार्यकर्ताओं का जो दुख है, जो दर्द है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर हम भी अगर कोई आवाज बनकर खड़े होते हैं तो हमारा भी साथ देने वाला कोई नहीं है। इस वजह से ऐसे जो सक्षम लोग हैं, जो व्यवस्था में हैं, जो सत्ता में हैं, अगर वो आवाज बनते हैं तो निश्चित रूप से समाधान मिलने का एक परसेंटेज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर अपने अपने परिक्षेत्र में संसदों से मिलकर भी इन समस्याओं के बारे में बताया जाए तो भी हम लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। तो मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि फिर दोबारा से कोशिश किया जाए, अपनी आवाज, जब तक माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, तो आज हम अपनी आवाज को अपने अपने परिक्षेत्र को में जाकर अगर सांसदों से दोबारा से मिले, 3 बार मिले, 10 बार मिले, मिलने में कोई हर्ज नहीं। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, बार बार अपनी प्रार्थना को, बार बार अपनी एप्लीकेशन को, बार बार उनसे मुलाकात को लेकर हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। हम लोग अपने यहाँ से भी शुरुआत करने वाले हैं और जल्दी ही इस चीज के बारे में एक मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा और उसमें सबके समक्ष इस बात को रखेंगे कि अगर अपने परिक्षेत्र में कुछ समूह अगर मुलाकात करता है, आवाज बनता है, तो निश्चित रूप से उस काम को किया जाए। धन्यवाद, अच्छा लगा आज का सांसद जी का अभिभाषण, भले ही वो 2-2.5 मिनट का हो, लेकिन इन 2-2.5 मिनट में भी उन्होंने अपनी बातों को बहुत खूबसूरती के साथ रखा है। ऐसे और भी सांसद अपने अपने परिक्षेत्र की जनता की आवाज बनकर संसद में उठाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करें, अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। 50,000 में कभी किसी का भला नहीं होने वाला, उसको लाखों की संख्या में 40 लाख 50 लाख तक का अमाउंट में अगर पहुंचा देते हैं तो यकीन मानिए इस सरकार के पक्ष में करोड़ों लोग अपने आप आ जाएंगे। धन्यवाद साहब, सभी को सादर सारा प्रणाम।
अपने निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। ऐसी ही तमाम अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, अच्छी अच्छी खबरों के लिए आप सभी का आभार है। सादर सहारा प्रणाम। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।